हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समझेंगे पार्लियामेंट भाग 2 में संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम पूरी डिटेल से संसद की विधायी प्रक्रिया को समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन को। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। चलिए लेट अस स्टार्ट, अपनी जर्नी की ओर चलते हैं और पहले समझते हैं कि संसद में विधायी प्रक्रिया क्या होती है। संसद में विधायी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये प्रत्येक सदन में हर विधायक के समान चरण से गुजरना पड़ता है। ये कानून के लिए एक प्रस्ताव है। विधिवत अधिनियम होने पर यह अधिनियम या कानून बन जाता है। यही है। संसद में जो विधेयक होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होती है सार्वजनिक विधेयक। सार्वजनिक विधेयक मतलब कि सरकारी विधेयक। एक होती है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक मतलब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक होते हैं ये। चलिए अपने दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि सार्वजनिक विधेयक और गैर सार्वजनिक विधेयक में क्या डिफरेंस है। समझिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था ये सार्वजनिक, ये इसकी 4 श्रेणियां भी होती है। पहले हम लोग डिफरेंस को समझते हैं। संसद में विधायी प्रक्रिया में आज हम लोग समझेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया में हम लोग क्या समझेंगे, सार्वजनिक और गैर सरकारी विधेयक के बारे में, दोनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। समझिए दोस्तों, चलिए पहले किसको देखेंगे। सार्वजनिक विधेयक एक साइड में लिख देता हूँ, दूसरी तरफ गैर सरकारी विधेयक। सार्वजनिक मतलब सरकारी विधेयक, तो सरकारी विधेयक, दूसरी तरफ गैर सरकारी विधेयक। समझिए दोस्तों, चलिए अब दोनों के डिफरेंस को देखते हैं। सार्वजनिक विधेयक की बात की जाए तो ये किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये सरकारी सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक ये किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा किया जाता है। और ये सार्वजनिक विधेयक में सरकार की नीतियों को दर्शाता है और गैर सरकारी विधेयक में विपक्षी दल के पक्ष को दर्शाता है। सरकारी में किसे दर्शाता है, सरकार की नीतियों को दर्शाता है। और विपक्ष गैर सरकारी में विपक्षी दल के पक्ष को दर्शाता है। समझिए दोस्तों, इसमें बात की जाए तो सार्वजनिक में ये संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी संभावना होती है। और गैर सरकारी में बात की जाए तो ये संसद में पारित होने की कम संभावना होती है। संसद द्वारा पारित होने की पूरी संभावना होती है। और इसमें संसद में पारित होने की कम संभावना होती है। संसद में पारित होने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये सरकारी विधेयक में सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और गैर सरकारी विधेयक में अस्वीकृत अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारी में अस्वीकृत होने पर क्या करना पड़ता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसमें गैर सरकारी में
सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है। इसके बाद बात की जाए तो ये सरकारी जो विधेयक होते हैं, ये सरकारी विधेयक सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस देनी चाहिए इनको, और इनको गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 1 महीने की नोटिस देना चाहिए। कितने दिनों की नोटिस सरकारी में पड़ता है? 7 दिनों की नोटिस पड़ती है। 7 दिनों की नोटिस देनी चाहिए। इसमें गैर सरकारी में 1 महीने का नोटिस देनी चाहिए। 1 महीने का नोटिस देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की बात की जाए तो इसमें सरकारी विधेयक में विधि विभाग के परामर्श से जो संबंधित विभाग द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है, और इसमें गैर सरकारी विधेयक में प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित सदस्य की होती है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? संबंधित विभाग द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है। संबंधित विभाग द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप तैयार किया जाता है। और गैर सरकारी में प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी किसको होती है? संबंधित सदस्य की होती है। इसमें संबंधित विभाग किससे परामर्श लेता है? विधि विभाग से परामर्श लेकर। किससे? विभाग से परामर्श लेकर ये संबंधित विभाग का प्रारूप तैयार करते हैं। और गैर सरकारी में ये पूरी जिम्मेवारी रहती है किसकी? ये पूरी जिम्मेवारी रहती है संबंधित सदस्य की। इसलिए इसमें नोट डाउन कीजिए, प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी करने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। समझ गए दोस्तों? ये था दोनों में अंतर कि सार्वजनिक विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या है। ये दोनों में मेन अंतर था। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी समझा था कि विधेयकों की 4 श्रेणियां होती है। और 4 श्रेणियां कौन कौन सी होती है मैंने बताया था। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, और लास्ट लास्ट होती है संविधान संशोधन विधेयक। चलिए हम एक एक कर अब समझते हैं सारे विधेयक को। पहले समझते हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक में 3 पाठन होते हैं। 3 पाठन, पहला पाठन होता है प्रथम पाठन, दूसरा द्वितीय पाठन, तीसरा तृतीय पाठन। चलिए एक एक कर समझते हैं ये पाठन में क्या बताया गया है, पाठन और है क्या। चलिए पहले प्रथम पाठन की बात की जाए तो ये विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है, और इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी बात की जाए तो इसमें इसे किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य के द्वारा सदन की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। किसे? प्रथम पाठन को। समझ गए दोस्तों? इसके बाद बात किया जाए तो ये इस चरण में विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है। इस चरण में और इसके प्रस्तुतकर्ता द्वारा शीर्षक और उद्देश्यों को पढ़कर ये प्रस्तुत करते हैं। प्रथम पाठन को कैसे प्रस्तुत करते हैं प्रस्तुतकर्ता? शीर्षक और उद्देश्यों को पढ़कर। तीसरी बात की जाए तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। कहाँ प्रकाशित किया जाता है? भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। और यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में यदि प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं द्वितीय पाठन के बारे में। द्वितीय पाठन की बात की जाए तो विधेयक की समान एवं विस्तृत जो समीक्षा होती है, इसकी समीक्षा जो की जाती है और इसे अंतिम जो रूप दिया जाता है उसे बोलते हैं द्वितीय पाठन। समझ गए? समान एवं विस्तृत समीक्षा की जाती है, अंतिम रूप देने को बोलते हैं ये द्वितीय पाठन। इसके 3 उपचरण होते हैं। पहला उपचरण आप लोग देख रहे हैं, समान चर्चा का उपचरण, समान चर्चा का चरण। दूसरा समिति चरण। तीसरा विचार विमर्श चरण। एक एक कर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। समान चर्चा का चरण में क्या बताया गया है? समान चर्चा का चरण में बताया गया है कि विधेयक की जो छिपी हुई प्रतिमा होती है, जो प्रतियां होती है, सभी सदस्यों में वितरित की जाती है।
आमतौर पे देखा जाए तो विधेयक के सिद्धांतों और उपबंधों पर ही चर्चा की जाती है, लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। समझिए दोस्तों। और सदन निम्नलिखित 4 कदमों से कोई उठा सकता है। 4 कदम क्या-क्या होते हैं वो? जैसे कि मान लीजिए पहला कदम विधेयक पर तुरंत चर्चा करना हो गया, या इसके लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित कर देता है, तो ये निर्धारण करना हो गया। दूसरा बात की जाए तो विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। तीसरा बात किया जाए तो विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है, जिससे संसद के दोनों सदनों के सदस्य जहाँ प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट बात किया जाए तो इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। ये 4 कदम उठा सकता है। अब चलिए समझते हैं दूसरा समिति चरण के बारे में। समिति चरण की बात की जाए तो समिति द्वारा विधेयक पर विस्तार पूर्वक एवं खंडवार विचार किया जाता है। मतलब छोटे-छोटे खंडों में रखकर उस पर विचार किया जाता है। किसके द्वारा? समिति द्वारा। किस पर विचार किया जाता है? विधेयक पर। समिति इसके मूल विषय में परिवर्तन किए बिना ही इसके उपबंधों में संशोधन कर सकती है। समझिए दोस्तों, ये था समिति चरण के बारे में। विचार विमर्श के बारे में समझा जाए तो विचार विमर्श की बात की जाए तो विचार विमर्श में जैसे सदन द्वारा विधेयक जो होते हैं, विधेयक के प्रावधानों पर खंडवार इसके भी चर्चा की जाती है। और जो हर एक खंड होता है, हर एक खंड पर चर्चा और मतदान होता है। समझ गए दोस्तों। सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि उन्हें स्वीकार नहीं होता है तो विधेयक का हिस्सा बन सकते हैं। कब हिस्सा बन सकते हैं? यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तब तब वो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब समझाते हैं तृतीय पाठन के बारे में। तृतीय पाठन की बात की जाए तो विधेयक की स्वीकृति और अस्वीकृति का सीमित के बारे में बात बताती है। जैसे समग्र रूप से जो विधेयक होते हैं उस विधेयक की स्वीकृति स्वीकृति और अस्वीकृति तक सीमित है। विधेयक में किसी संशोधन की अनुमति नहीं होती है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का बहुमत इससे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। यदि उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। ये तृतीय पाठन में बात बताई गई है। समझ गए दोस्तों। और ये देखिए दूसरे सदन के बारे में, यदि दूसरे सदन में विधेयक जाता है तो क्या होता है, समझिए दोस्तों, उसके बारे में समझते हैं। सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं और विधेयक 3 चरणों से होकर गुजरने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है। आप लोग को तो ये पता ही होगा। और उस सदन में जाने के बाद दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प क्या-क्या होते हैं दोस्तों? पहला विकल्प होता है कि विधेयक को संशोधन के बिना पारित करना, कि बिना संशोधन के ही वो पारित कर सकते हैं। दूसरा विकल्प होता है संशोधनों के साथ विधेयक को पारित करना और इसे पुनर्विचार के लिए पहले सदन में भेजना होता है। तीसरा विकल्प होता है कि विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर देना, या विधेयक को वो पूरी तरह से खारिज कर दें, या तो फोर्थ में कोई कार्रवाई ना करके विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रखें। और यदि प्रथम सदन संशोधन को स्वीकार कर लेती है संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो इस विधेयक को पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है विधेयक को। और यदि द्वितीय सदन द्वारा जो किए गए संशोधन को प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है, या द्वितीय सदन 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, अपने पास सिर्फ रखे रहता है, तो गतिरोध की स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होती है? ऐसी स्थिति में ये गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है वो, और वो एक बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए इसके बाद समझते हैं कि यदि दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं विधेयक को? राष्ट्रपति के सामने भी ये 3 विकल्प होते हैं। वो 3 विकल्प क्या-क्या हैं दोस्तों? ये देखिए, पहला विकल्प है कि विधेयक को स्वीकृति दे देता है यदि, तो यह अधिनियम बन जाएगा। यदि उस विधेयक को रोक लेता है तो यह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? और ये अधिनियम नहीं बनेगा यदि समाप्त हो गया तो। और तीसरा विकल्प होता है कि विधेयक को पूर्ण विचार के लिए सदन को वापस भेज देता है। समझ गए दोस्तों? तो सदन के साथ या बिना संशोधन किए यदि सदन फिर राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो इस बार राष्ट्रपति को क्या होता है? इस पर सहमति देना बाध्यकारी हो जाता है राष्ट्रपति के लिए इस विधेयक पर। इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों कैसे विधेयक पारित किया जाता है? चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 110 में संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि कोई विधेयक तब तक धन विधेयक माना जाएगा जब तक उसमें निम्नलिखित वर्णित या अधिक समस्त उपबंध, जो हम अभी बताने वाले हैं क्या क्या उपबंध होना चाहिए, वो सब यदि होते हैं तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। जैसे कि किसी कर किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियम या विनियमन।
दूसरा बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए जो धन है वो धन का विनियमन। तीसरा बात की जाए तो भारत की जो संचित निधि होती है या भारत की आकस्मिकता निधि को अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन को निकालना, ये धन विधेयक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखा जाए तो जो भारत की संचित निधि होती है उस निधि में से धन का विनियोग करना, भारत की संचित निधि पर भारत किसी भी व्यय की उद्घोषणा करना या इस प्रकार के किसी भी व्यय की राशि में वृद्धि के बारे में बात कही गई है। और बात की जाए तो भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन या केंद्र या राज्यों की निधियों का लेख परीक्षण करना। समझिए दोस्तों, ये सारे धन विधेयक के उपबंध होंगे। और जुर्मानों और या अन्य मौद्रिक शास्तियों का अधिरोपण करता है या लाइसेंस के लिए शुल्क या की गई सेवाओं के लिए शुल्कों की मांग करता है, तो कोई विधेयक केवल ये सब कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। समझिए दोस्तों, ये धन विधेयक की अनेक अन्य भी अनेक अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि धन विधेयक, यदि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही वो अंतिम निर्णय होता है। समझिए दोस्तों, ये हमारा था धन विधेयक। अब समझते हैं वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक की बात की जाए तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2 तीसरा। वित्त विधेयक मतलब कि वित्तीय मामले जैसे कि राजस्व या व्यय से संबंधित जो हैं उसको बोलते हैं वित्त विधेयक। धन विधेयक जैसा कि मैंने बताया कि ये संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। और वित्त विधेयक 1 की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 117 1 में बताया गया है और वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 3 में बताया गया है। चलिए दोनों के बीच एक अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। किसके धन विधेयक के बारे में तो मैंने हम लोगों ने समझा ही। अब वित्त विधेयक और 1 वित्त विधेयक 2 के बारे में समझते हैं। वित्त विधेयक 1 की बात की जाए तो इसे अनुच्छेद 110 में वर्णित सभी मामलों के साथ समान कानून के अन्य मामले भी शामिल किए गए हैं। और वित्त विधेयक 2 में ये भारत की संचित निधि से व्यय करने वाले प्रावधान शामिल हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 में उल्लेखित कोई भी मामला शामिल नहीं है। इसमें राज्यसभा द्वारा वित्त विधेयक 1 में राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है और वित्त विधेयक 2 में संसद के किसी भी सदन द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक 1 में राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। वित्त विधेयक 1 की बात करें तो वित्त विधेयक 1 पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। लेकिन वित्त विधेयक 2 में गतिरोध के समाधान के लिए संयुक्त बैठक होती है। समझ गए दोस्तों, वित्त विधेयक 1 में बात की जाए तो और धन विधेयक की समानता की बात की जाए तो धन विधेयक में समानता यह है कि ये दोनों के केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसे किसे? धन विधेयक और वित्त विधेयक 1 को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। दूसरी बात समानता की जाए तो दोनों को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के ये पेश नहीं किया जाता है। और वित्त विधेयक 2 में बात की जाए तो इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विचार विमर्श के चरण में इसकी आवश्यकता होती है। वित्त विधेयक 1 में बात किया जाए तो यह अन्य सभी मामले में वित्त विधेयक 1 एक साधारण विधेयक पर लागू होने वाली समान विधायी प्रक्रिया द्वारा शासित होता है। वित्त विधेयक 2 में इसे साधारण विधेयक के रूप में माना जाता है। समझ गए दोस्तों, ये थी वित्त विधेयक 1 वित्त विधेयक 2 में अंतर। अब चलिए समझते हैं दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होती है तो उसमें कुछ विशेष तथ्य हैं कि ये दोनों सदनों का बैठक होता है। संयुक्त बैठक ये क्या है पहले ये समझते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है ये दोनों सदन के मध्य किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति जब उत्पन्न होती है उस स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की असाधारण व्यवस्था की जाती है। और इसे कौन बुलाता है? इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं। और लागू कहाँ होता है? साधारण या वित्त विधेयक पर। समझ गए दोस्तों, कहाँ लागू नहीं होता है? या धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर। इसकी पूर्ति के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 1/10। कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। ये किसके द्वारा शासित किया जाता है? ये लोकसभा की प्रक्रिया के नियम के द्वारा। किसके? लोकसभा की प्रक्रिया के नियम के द्वारा शासित किया जाता है। कोई नया संशोधन नहीं किया गया है। संविधान में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी संयुक्त बैठक में 2 मामले को छोड़कर विधेयक में नए संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं। पहला मामला क्या है? पहला मामला है एक ऐसे संशोधन जिनकी वजह से दोनों सदनों के बीच अंतिम सहमति उत्पन्न होती है। दूसरा दूसरा मामला है कि ऐसे संशोधन जिसमें विधेयक पारित होने में विलंब होती है, उस विलंब होने की वजह से आवश्यक हो जाते हैं। समझिए दोस्तों, इस प्रावधान का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया गया है? ये केवल 3 बार किया गया है। पहला देखिए, इस प्रावधान का इस्तेमाल दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में की गई थी। दूसरा दोस्तों, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में किया गया था। तीसरी बात करें तो आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में की गई थी। समझ गए दोस्तों,
और गतिरोध की जो स्थिति होती है, ये 3 स्थिति होती है। 3 स्थिति के बारे में बात की जाए तो गतिरोध की, ये पहला होता है कि यदि विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया है, तब ये गतिरोध पैदा लेता है। दूसरी बात की जाए तो या तो यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन जो होते हैं, वो संशोधनों को मानने से असहमत हैं, तब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। या तो दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। समझ गए दोस्तों? अब चलिए आगे समझते हैं अनुदान के बारे में। अनुदान की बात की जाए तो ये विभिन्न प्रकार के अनुदान हैं, जैसे अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, आधिक्य अनुदान। चलिए एक करके समझते हैं कि ये सब क्या है। अनुपूरक अनुदान की बात की जाए तो ये यदि एक वित्तीय जो वर्ष होते हैं, वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए संसद के द्वारा विनियोग विधेयक से मंजूरी की गई जो राशि है, उस वर्ष के लिए अपर्याप्त राशि पाई जाती है, तो इसे स्वीकृति दी जाती है, तो इसे बोलते हैं अनुपूरक अनुदान। मतलब इसे पूरा करने के लिए जो पूरा नहीं हुआ था अनुदान, उसे अनुपूरक अनुदान बोल दिया गया है। दूसरा बात की जाए तो अतिरिक्त अनुदान। यह तब प्रदान किया जाता है, यह अनुदान जब वर्तमान में यदि कोई वर्तमान वर्ष में किसी नई सेवा पर कोई एक ऐसा अतिरिक्त खर्च आ जाए जिसके बारे में उस वर्ष के बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया था। समझिए दोस्तों, इसे बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। आधिक्य अनुदान की बात की जाए तो ये इसकी अनुमति तब दी जाती है जब एक वर्ष के जो बजट होते हैं, उस बजट में किसी सेवा के लिए मंजूर की गई जो राशि है, उस राशि से अधिक मात्रा में राशि खर्चा हो जाए। समझिए दोस्तों, तब ये आधिक्य अनुदान कहा जाता है। और वित्तीय वर्ष के बाद यदि लोकसभा के द्वारा मतदान किया जाता है या लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित ये होता है, कौन सा? आधिक्य अनुदान। प्रत्यानुदान की बात की जाए तो ये देखिए प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान जब किसी सेवा के विस्तार और अनिश्चित जो प्रवृत्ति होती है, उस अनिश्चित प्रवृत्ति के संदर्भ में बजट से पहले ही जो दिए गए विवरण है, उस विवरण से उसकी मांग की निश्चित नहीं की जा सकता है, तो भारत के संसाधनों में से किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए इसे प्रदान किया जाता है, प्रत्यानुदान को। इसके बाद आता है अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान की बात करें तो इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है ये अपवाद अनुदान। इसमें मतलब कि इसमें से किसी भी वित्तीय वर्ष की समकालीन सेवा का ये हिस्सा नहीं होता है ये अनुदान। सांकेतिक अनुदान की बात की जाए, सांकेतिक अनुदान यह तब प्रदान किया जाता है जब नई सेवा के लिए प्रस्तावित खर्च की पूर्ति हेतु वो पुनः विनियोग द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। समझिए दोस्तों, ये था हमारे अनुदान के बारे में। चलिए इसके बाद हम समझ आते हैं कि निधियाँ क्या होती है। निधियाँ क्या के बारे में मतलब कि निधियाँ देखिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि वकील राष्ट्रपति का ये पेमेंट कहाँ से आता है? भारत के संचित निधि से। ऐसा आप लोगों ने कभी सुना होगा, या प्रधानमंत्री का या राज्य प्रधान या मुख्यमंत्री का पेमेंट किस निधि से आता है? तो चलिए हम पहले समझते हैं भारत की संचित निधि के बारे में। ये भारत की संचित निधि है जो अनुच्छेद 266 में बताया गया है, संविधान के 266 में ये बताया गया है। इसकी बात की जाए तो निधि जिसमें आय की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है या भुगतान के लिए निकाला जाता है, या आप कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा जो प्राप्त किया गया सारा राजस्व, उसको बोलते हैं भारत की संचित निधि। जैसे कि ट्रेजरी बिल जारी करके सरकार द्वारा लिया गया सारा ऋण, ऋण या अग्रिम जो राशि रहती है, वो राशि के तरीके और स्रोत जो होते हैं वो भारत की संचित निधि से आते हैं। ऋण के भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सारा धन भारत की कहाँ से आते हैं? सारा धन ये भारत की संचित निधि का निर्माण करता है। भारत सरकार की ओर से सभी प्रकार के विधि भुगतानों की इसी में से किया जाता है। विधिक भुगतान कहाँ से किया जाता है? विधिक भुगतानों को संचित निधि में से किया जाता है। यह संसदीय कानून के अलावा और किसी भी प्रकार के इस निधि से धन विनियोग नहीं किया जा सकता है। समझिए दोस्तों, ये था हमारा भारत का संचित निधि। आगे समझिए कि भारत का लोक लेखा निधि के बारे में। भारत के लोक लेखा निधि के बारे में बात की जाए तो इसका वर्णन कहाँ है? संविधान के 266 अनुच्छेद में किया गया है। इसमें बात किया जाए तो भारत सरकार द्वारा प्राप्त या उसकी ओर से अन्य सरकार या अन्य सारा जो सार्वजनिक धन है उसके बारे में बात कही गई है। जैसे कि भारत की जो संचित निधि है, उस संचित निधि में धन को छोड़कर जो है वो भारत लोक लेखा के अंतर्गत है। इसमें जो है इसमें भविष्य निधि जमा राशि जो होती है, न्यायिक जमा राशि होती है, बचत जमा राशि होती है, विभागीय जमा राशि होती है, प्रेषित धन राशि जो होती है, ये सारे जो आदि धन है इनको शामिल किया गया है। भारत लोक लेखा में इस संचालन कार्यकारी कार्रवाई द्वारा ये होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि संसदीय विनियोग के बिना ही इस लेखे से भुगतान किया जा सकता है। समझिए दोस्तों, ऐसे भुगतानों की प्रवृत्ति ज़्यादातर कैसी होती है? बैंकिंग विनियम की होती है। समझिए दोस्तों, कैसी होती है? बैंकिंग विनियम की। ये था हमारा भारत के लोक लेखा निधि के बारे में। अब इसके बाद बात की जाए तो भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। ये देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 267 अनुच्छेद संविधान के 267 अनुच्छेद में बताया गया है।
इसे कानून द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान समय समय पर होता है और यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में ही होता है। किसके अधिकार में? राष्ट्रपति के अधिकार में होता है। राष्ट्रपति इससे अग्रिम राशि का प्रयोग उन आकस्मिक व्ययों के लिए कर सकता है। किसके लिए? आकस्मिक व्ययों के लिए कर सकता है जो कि संसद द्वारा जिनकी मंजूरी अभी लंबित पड़ी रहती है। वैसे राष्ट्रपति इनके लिए आकस्मिक व्ययों के उस राशि का लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो राष्ट्रपति की ओर से इस निधि का प्रबंधन वित्त सचिव के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है? वित्त सचिव के द्वारा। और इसका संचालन कौन करता है? कार्यपालिका की कार्रवाई के द्वारा होता है। किसके? इसका संचालन कार्यपालिका की कार्रवाई के द्वारा होता है। समझिए दोस्तों, ये थी निधि के बारे में। आप लोगों ने बखूबी समझा कि क्या है निधि, क्या है अनुदान और बाकी सारी चीज़ों के बारे में आप लोग समझे। आप लोग कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग कंटिन्यूस इसमें लगे रहें ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। आप लोग देख लेना श्योर शॉट क्वेश्चन, आप लोग यदि कवर कर लोगे पूरा मेरा ये वीडियो तो आप लोग को श्योर शॉट ये क्वेश्चन मैच करने ही वाले हैं। मैच करने का अर्थात ये ऐसा नहीं कि आप थोड़ा-सा पढ़ोगे फिर कहोगे मैच नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। आप पूरी थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली, तो उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरह मन से लगे रहें, आप लोगों का बेहतर रिजल्ट होने की मैं आशा करता हूँ। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।